हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियम। पिछले लेक्चर में बेटा हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा था जिसे हम बोलते हैं राउल्ट का नियम। साथ में हमने राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पढ़ी थी और हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम हेनरी के नियम से क्या सिमिलैरिटी रखता है और क्या उसके अंदर भिन्नता होती है। राइट, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के ऊपर आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स चूंकि सारे एनसीईआरटी वाले हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे आज के। तो आप इस लेक्चर को कहीं पर भी बेटा मिस मत करना, इग्नोर मत करना, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बेटा? चलिए तो देखते हैं बेटा हम क्या क्या करने वाले हैं। राउल्ट के नियम के आधारित आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, चलिए बेटा कुछ फॉर्मूले जो राउल्ट के नियम के ऊपर हैं वो देख लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि हमारे पास ये जो राउल्ट के नियम के फॉर्मूले ये द्रव अवस्था में बेटा, कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में जितने भी फॉर्मूले, यानी कि अगर ए जो है वो द्रव अवस्था में है तो ए का वाष्प दाब कितना होगा? तो पी ए बराबर पी ए नॉट जीटा है। ऐसे बी का वाष्प दाब कितना होगा बेटा? पीबी बराबर पीबी नॉट जीटा बी। कुल वाष्प दाब विलियन का वाष्प दाब कितना होगा? इसे मैं पीएस भी बोल सकता हूँ, विलियन का वाष्प दाब भी कह सकता हूँ, पी कुल भी कह सकता हूँ, और वो किसके बराबर होगा? पीए प्लस पीबी के। और मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? पी कुल बराबर पीए कितना है बेटा? पी आपको पता है पीए नॉट जीटा है, पीबी कितना है? पीबी नॉट जीटा बी। ये फॉर्मूला हो सकता है। और हमने पढ़ा था ठोस द्रव के लिए राउल्ट का नियम, राइट? उसमें हमारे पास निकल के आया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू गुना कैपिटल एम, स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। पी नॉट क्या है बेटा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल डब्ल्यू क्या? विलेय का भार। कैपिटल एम क्या? विलेय का मोलर द्रव्यमान। स्मॉल एम क्या है बेटा? हाँ सॉरी, कैपिटल एम क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। स्मॉल एम क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब यहां पर एक और फॉर्मूला हमने मिस कर दिया है, उसे भी लिख लेते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है? वाष्प प्रावस्था में, नोट कर लेना इसको, वाष्प प्रावस्था में संघटन। वाष्प प्रावस्था में संघटन। अगर बेटा हमारे पास ये तो द्रवावस्था में संघटन है, वाष्प प्रावस्था में संघटन की अगर मैं बात करूं तो मान लेंगे, माना ए तथा बी के वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज कितना है? वाई ए तथा वाई बी है। ए का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में वाई है और बी का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में वाई बी अगर हुआ तो फिर वाष्प प्रावस्था में ए का जो दाब होगा बेटा, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वाष्प प्रावस्था में ए का जो दाब होगा पी ए वो बराबर होगा बेटा, ध्यान से देखना, वाई ए इंटू पी कुल। पी कुल मतलब पी एस, ए का वाष्प दाब वाष्प प्रावस्था में होगा पी ए बराबर वाई ए इंटू पी कुल। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बी का वाष्प दाब तो पी बी बराबर होगा बेटा वाई बी इंटू पी कुल, कुल वाष्प दाब। तो ऊपर वाला फॉर्मूला भी ये भी नोट करना है, ये भी नोट करना है, सारे फॉर्मूले नोट करना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले पे आज न्यूमेरिकल होने वाले हैं। क्लियर है बात बेटा? तो हमने सबसे पहले फॉर्मूले देख लिए, इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं बेटा हम अपने न्यूमेरिकल के ऊपर। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? पहला न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, दो द्रव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, दो हमारे पास लिक्विड है, ए और बी बेटा, दो लिक्विड है के वाष्प दाब क्रमशः 80 व 60 टोर है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाकर बने विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? मुझे यहां पर मान लीजिए वो कह रहा है ये एक विलयन है जिसमें ए और बी है बेटा, ए भी है और बी भी है। ए के कितने मोल है? 3 मोल ए के, और बी के कितने मोल है बेटा? 2 मोल बी के।
क्लियर है बात। अब उसने कहा जब ए प्योर अवस्था में था, शुद्ध अवस्था में था, तो ए का वाष्प पदार्थ पी ए नॉट कितना था बेटा, 80 टोन, राइट। जब शुद्ध अवस्था में बी था तो इसका कितना था, 60 टोन। तो अब वो कह रहा है इस विलयन का, जब हमने इन दोनों को मिला दिया, ए और बी को मिला दिया, तो इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, इस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। हाँ, उसने कहा दो द्रव ए और बी हैं जिनके वाष्प दाब क्रम से 80 और 60 टोर है। ए के 3 मोल और ए के 3 मोल और बी के 2 मोल को हमने मिलाया, मिलाने के बाद विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के कारण वाष्प दाब निकाल लेंगे, बी के कारण वाष्प दाब निकाल लेंगे और कुल वाष्प दाब ए प्लस बी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिया है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब जिसे बोल सकता हूं बेटा पी ए नॉट, वो कितना दिया है, 80 टोर। ओके, बी का वाष्प दाब, बी का वाष्प दाब जिसे बोल सकता हूं बेटा पीबी नॉट, पीबी नॉट वो कितना दिया है बेटा, 60 टोर। ए का वाष्प दाब 80 टोर और बी का वाष्प दाब 60 टोर। साथ में उसने कहा है ए के मोल, ए के मोल कितने दिए बेटा, ए के मोल एन ए कह दूं से, ए के मोल दिया हमारे पास 3, बी के मोल, बी के मोल, बी के मोल, बी के मोल को हम बोल रहे हैं एन बी, वो कितने दिए 2। सही है। तो कह रहा है भाई विलयन का वाष्प दाब बताओ कितना होगा। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था विलयन का वाष्प दाब पी एस बराबर पी ए प्लस पीबी, यानी कि ए के कारण वाष्प दाब निकाल लो और बी के कारण वाष्प दाब निकाल लो। तो हम निकाल लें ए का वाष्प दाब, तब ए का वाष्प दाब यहां पर लिख लाओ आप, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, सॉरी शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, और यहां पे लिख लो शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। अब समझ में आ गई होगी बात, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ए का वाष्प दाब जिसे मैं कहूंगा बेटा पी ए, वो बराबर होगा पी ए नॉट जीटा ए के। होगा या नहीं होगा बताओ। अभी लिखवाया फॉर्मूला, ए का वाष्प दाब क्या किसके बराबर होगा, पी ए नॉट जीटा ए के। अब जानते हो मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल ऊपर रखते हैं और डिवाइड करते हैं कुल मोल से। कुल मोल कितने होंगे बेटा, एन ए प्लस एन बी। भाई विलियन में तो ए और बी है ना, तो कुल मोल ए के मोल प्लस बी के मोल, तो एन ए प्लस एन बी। तो मैं लिख सकता हूं पी ए बराबर पी ए नॉट जीटा है, जीटा है कितना होगा बेटा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। तो अब आगे देखो बेटा, पी ए बराबर ए का कितना वाष्प दाब है, 80, अरे है ना, पी ए नॉट गुना ए के मोल कितने, 3, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छा। देखो भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहां कर रहा हूं मैं, इसके बाद हो गया नहीं हो गया। तो पी ए बराबर बताओ कितना आया, पी ए बराबर 80 गुना 2, 3/5, 3/5, ऊपर 3 बेटा और 3 और 2 5, नीचे 5, 5 से ये 16 80 कट जाएगा, 5 से बेटा ये 80 कितनी बार कट जाएगा, 80 कट जाएगा कितनी बार, पी ए बराबर कितनी बार कट जाएगा बेटा, 16 बार, 16 गुना 3, तो पी ए कितना आएगा, 16 तिया 48, 48 टोर आ जाएगा। आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 48 टोर। दिख रहा है आपको अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे, 48 टोर आ गया। ये तो था अभी हमारे पास पी ए निकल के आया, अभी मैं पीबी भी निकालूंगा। इसी प्रकार बी का वाष्प दाब, पीबी बराबर बताओ, पीबी बी कितना है बेटा, पीबी बराबर कितना होगा, पीबी नॉट जीटा बी के। होगा या नहीं होगा, पीबी नॉट जीटा बी के।
पीबी कितना दिया है बताइए, पीबी कितना दिया है, पीबी नॉट कितना दिया है, पीबी नॉट दिया है 60 गुना, क्योंकि मैं मोल प्रभाज बी का निकालूं तो बी के मोल अब ऊपर रखूंगा तो एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी, कुल मोल तो यही होंगे ना। अब मुझे बताओ पीबी बराबर 60 गुना एन ए कितना है 2, सॉरी एनबी कितना है 2, एन ए 3 प्लस एनबी 2, तो फाइनली हमारे पास पीबी बराबर 60 गुना 2/5, 2/5। अब आप जानते हो 5 से 60 कट जाएगा 12 बार, तो पीबी बराबर 12 दूनी 24, 24 टोर आ गया बेटा। कितना आ गया 24 टोर, आगे नहीं आ गया। मुझे निकालना था विलियन का वाष्प दाब, तब विलियन का वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब पीएस वो बराबर होगा पीए प्लस पीबी के, होगा या नहीं होगा बताओ भाई। पीए कितना है, पीए आया हमारे पास बताओ 16×48 और पीवी कितना है 24, तो 48 और 24 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 72 टोर, कितना आ जाएगा 72 टोर। समझ रहे बात को, तो विलियन का कुल वाष्प दाब कितना होने वाला है 72 टोर होने वाला है। समझ में आया न्यूमेरिकल आपको, बहुत अच्छे से देख लो, फिर से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इसी उस पर न्यूमेरिकल होने हैं बेटा, इसको अच्छे समझ लो। उसने कहा है दो द्रव ए और बी के वाष्प दाब, ये जो वाष्प दाब दिए वो शुद्ध अवस्था में दिए, तो शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब पीए नॉट 80 टोर है, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब पीबी नॉट 60 टोर है, राइट। उसने ए के 3 मोल और बी के 2 मोल दिए हैं, तो कह रहा है विलियन का कुल वाष्प दाब बताओ, तो मैं पहले ए का वाष्प दाब निकाल लूंगा फिर बी का वाष्प दाब निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो विलियन का वाष्प दाब आ जाएगा। तो मैंने ए का वाष्प दाब निकाला, पीए बराबर होगा राउल्ट के नियम से पीए नॉट जीटा है, तो पीए बराबर पीए नॉट गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल पर ए के मोल बटे कुल मोल, कुल मोल में क्या होगा एन ए प्लस एन बी। ए के मोल कितने थे बेटा 3, ए के मोल 3 और बी के मोल 2, तो 3 और 2 5, तो 80 गुना 3/5, 5 से 80 कट जाएगा 16 बार, 16 बार, तो 16 गुना 3 16 48, 48 तोड़ आ गया बेटा ए का मोल प्रभाज, राइट। अब हमने क्या करा, इसी प्रकार बी का वाष्प दाब पीबी बराबर होगा पीबी नॉट जीटा बी, तो पीबी बराबर 80, जीटा बी क्या होगा एनबी अपॉन एन ए प्लस एनबी, भाई बी के मोल अपॉन कुल मोल, बी के मोल कितने बेटा, हाँ बी के मोल है 2 और ए के मोल कितने 3, 3 + 2 5, तो 60 गुना 2/5, 60 कट जाएगा 5 से कितनी बार 12, 12 दूनी 24, 24 टोर आ गया बेटा। अब मुझे तो कुल वाष्प दाब निकालना था विलियन का, तो विलियन का वाष्प दाब बराबर पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, पीए कितना 48, पीबी कितना है 24, तो 48 और 24 कितना आ जाएगा 72 टोर। समझ में आया बात को, चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कहता है बेटा 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए और बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 और 750 mmHg, यदि कुल वाष्प दाब, आपके कुल वाष्प दाब दे दिया बेटा, हो तो द्रव मिश्रण का संगठन साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है द्रव प्रावस्था का संगठन, संगठन मतलब मोल प्रभाज, यहाँ पर मुझे द्रव प्रावस्था में भी मोल प्रभाज निकालने हैं और बेटा वाष्प प्रावस्था में भी मोल प्रभाज निकालने हैं। चलिए तो मोल प्रभाज निकालते हैं बेटा, क्या वैल्यू दे दिया वो लिख लेते हैं, दिया है उसने दिया है बेटा पीए नॉट, कितना दिया बेटा 450 mmHg, साथ में उसने दिया है बेटा पीबी नॉट कितना 750 mmHg, दिया है नहीं दिया है बता। फिर दिया उसने पी कुल बेटा, पी कुल कितना दिया है 600 mmHg, ये दिया है बेटा उसने। हमने कहा यदि द्रव प्रावस्था में ए तथा बी के मोल प्रभाज कितना बेटा XA तथा XB है, तब मैं कह सकता हूं, तब राउल्ट के नियम से क्या कहते हैं राउल्ट साहब, राउल्ट कहते हैं जो पीएस होता है वो बराबर होगा पीए नॉट जीटा ए प्लस पीबी नॉट जीटा बी, जीटा बी मतलब एक्सबी, पीबी नॉट एक्सबी। अब मैं जानता हूं मुझे यहाँ पर एक्स ए निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, तो मुझे इनमें से किसी का भी नहीं पता, तो मैं एक ही टर्म्स बनाऊंगा,
तो मैं जानता हूं भाई एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि मोल प्रभाज ए प्लस मोल प्रभाज बी दोनों का सम 1 के बराबर होता है, दोनों का सम विलयन का मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है। तो मैं यहां निकाल लूंगा एक्स बी की वैल्यू, एक्स बी कितना होगा 1 माइनस एक्स ए, होगा या नहीं होगा बताओ, यहां रख दूंगा मैं वैल्यू। तो पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी बताओ भाई जल्दी से, तो पीबी नॉट एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब वैल्यू सारी है हमारे पास, पी एस रख दो 600, पी ए नॉट 450, जीटा है ये तो निकालना एक्स है मुझे, प्लस पीबी नॉट बताओ कितना है बेटा 750, 1 माइनस एक्स ए ये तो निकालना है भाई। पुट कर दिया ना सारी वैल्यू, ध्यान से समझना बेटा, अच्छे समझना। तो यहां पर हमारे पास 600 बराबर पी ए नॉट कितना था 450, जीटा ए यानी कि एक्स ए प्लस पीबी नॉट कितना था 750, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपने, तो 750 माइनस 750 एक्स ए, देख सकते हो बेटा, देख सकते हो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 750 माइनस 750 एक्स ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जल्दी बताओ, वही लिख दिया हमने। अब मैं क्या करूंगा 600 बराबर 450 ए है और 750 एक्स ए है ना, तो दोनों घटा दो भाई, घटाओगे तो 750 में से 450 को घटाओगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 300, क्योंकि 750 माइनस का था इसलिए माइनस का बचेगा बेटा, तो माइनस के 300 एक्स ए प्लस 750। अब मैं क्या करूं, इसे इधर ले जाओ और 600 को उधर ले जाओ, तो मैं यहां लिख सकता हूं 300 एक्स ए बराबर 750 माइनस के 600, होगा या नहीं होगा, तो एक्स ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा बताओ जल्दी से 150, और बट्टे में कितना चला गया 300, गुना में था ना इसके बट्टे में आ गया। अब बताओ 150 दूनी 300 ही होता है ना, तो 1/2 और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.5, तो वाष्प प्रावस्था में ए का मोल प्रभाज कितना है 0.5, हमें तो बी का भी निकालना था, तो मैं कह सकता हूं चूंकि जीटा ए मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर है 1 के बराबर है, और अभी हमने देखा था कि एक्स बी बराबर किसके था 1 माइनस एक्स ए के था, तो 1 माइनस एक्स ए कितना है 0.5, तो एक्स बी भी कितना आ जाएगा बेटा 0.5, 1 में से 0.5 यार, 1 में से हाफ को घटाओगे तो हाफ ही तो आएगा, आधा ही तो आएगा 0.5। क्लियर है बात। ये कौन से संगठन आया, द्रव प्रावस्था में संगठन, हमें तो वाष्प प्रावस्था में संगठन निकालना है। वाष्प प्रावस्था में संगठन निकालने के लिए हमें वाष्प वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूं माना वाष्प प्रावस्था में, या आप हेडिंग डाल लेना पहले, वाष्प प्रावस्था में, वाष्प प्रावस्था में संगठन, माना वाष्प प्रावस्था में संगठन बेटा वाई ए तथा वाई बी है, ये मान लिया हमने। जो वाष्प प्रावस्था में संगठन कहते हैं या मोल प्रभाज कहते, मोल प्रभाज लिखते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा। माना वाष्प प्रावस्था में ए तथा बी के मोल प्रभाज, ए तथा बी के मोल प्रभाज वाई ए तथा वाई बी है, ये मान लिया बेटा हमने वाई ए तथा वाई बी है। तो मैं कह सकता हूं फिर ए का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, वाई ए इंटू पी कुल के, फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखवाए मैंने बेटा, वाई ए इंटू पी कुल के। ऐसे ही यहां पर अगर मैं बात करूं तो पी ए पी बी बराबर किसके होगा बेटा, वाई बी इंटू पी कुल के। अब पी कुल तो मुझे पता है, पी बी नहीं पता, ना ही पी ए पता, तो मुझे पी ए भी निकालना पड़ेगा और पीबी भी निकालना पड़ेगा। जैसे समीकरण 1 कह दो, कह दिया, तो अब हम कहेंगे भाई पी ए बराबर, चूंकि पी ए बराबर होगा पी ए नॉट जीटा ए के, मुझे जीटा ए पता है, पी ए नॉट पता है, तो पी ए निकाल लूंगा। पी ए नॉट कितना था बेटा 450 गुना 0.5। अब मुझे बताओ आप, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा नहीं हट जाएगा, पॉइंट हटा, एक जीरो, इस जीरो से जीरो खत्म,
5 से गुना कर दो 45 की, 5 पंजे 25 का, 5 का सिल्क दो, 5 चौक 20 और 2 22, तो पीए कितना आया 225 mmHg आया भाई। अब पीए मुझे पता चल गया, पीए पता चल गया, वाई समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ, वाई, मैं ये रफ कर रहा हूं, ये फॉर्मूला बस आपको दिखाने के लिए था। चेक करो बेटा, वैल्यू पुट करो, पी कितना है 225 आया ना, बराबर वाई मुझे निकालना है, पी कुल कितना है 600, तो वाई है बराबर, जब आप निकालोगे 225 बटे 600, तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 0.37, कितना आ जाएगा बेटा 0.37। बहुत आसान कैलकुलेशन है, कर लेना बेटा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, वाई भी निकालना है, तो पी भी निकालना है, सॉरी पीबी, तो पीबी बराबर, पीबी निकाल लेते हैं पहले, पीबी बराबर पीबी नॉट जीटा भी होगा या नहीं होगा। अब मुझे बेटा पीबी नॉट पता है, कितना होगा पीबी नॉट, जल्दी बताओ। हाँ पीबी नॉट था 750 था या नहीं था, और इंटू एक्स भी कितना होगा 0.5, फिर से वही पॉइंट हटा बेटा, एक जीरो नीचे, इस जीरो से इस जीरो मल्टीप्लाई करो, 7 5 पंजे 25 का, 5 का सिल्को 2, 5 7 35 और 2 37, तो कितना आ जाएगा बेटा 375 mmHg। आ गया क्या, जल्दी बताओ। तो अब मैं बोल सकता हूं जो पीबी होगा वाष्प प्रावस्था में वो बराबर होगा, इसलिए पी बराबर वाई बी इंटू पी कुल, पीबी बराबर होगा वाई बी इंटू पी कुल। अब मुझे बताओ बेटा पीबी की वैल्यू कितनी है 375 बराबर वाई भी मुझे निकालना है, वाष्प प्रावस्था में संगठन, गुना पी कुल कितना है 600, तो वाई भी बराबर, वाई भी बराबर आप क्या करोगे 375 बटे 600, जब आप डिवाइड करोगे अच्छे से कर लेना, तो वाई भी आ जाएगा 0.62 सॉरी 63, 0.63 ये आ जाएगा 0.63। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जब मुझे वाई ए पता चल गया, तो चूंकि हम जानते हैं वाई ए प्लस वाई बी, सेकेंड मेथड है बेटा ये, सेकेंड मेथड, वाई ए प्लस वाई बी बराबर 1 के होना चाहिए, और मुझे वाई बी निकालना है, वाई ए पता चल गया, तो 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस वाई ए, तो मुझे बताओ भाई वाई बी बराबर 1 माइनस वाई ए कितना था 0.37, तो 1 में से 0.37 को घटा दो, कितना आएगा भाई 10 में से 7 गए 3, 9 में से 3 गए 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया नहीं आ गया, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था बेटा 0.63, चाहे तो ऐसे फॉर्मूले लगा के वैल्यू फाइंड आउट कर दो, चाहे डायरेक्ट ऐसे निकाल दो, ये आसान है बहुत, इस तरीके से आसान है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है बात, समझ में आया न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे। तो आगे चलते हैं बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी एनसीईआरटी का है, सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, सारे खास है। इसमें क्या कह रहा है वो 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg और 415 mmHg है। वो कह रहा है 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। यानी कि विलयन के वाष्प दाब निकालना है, विलयन का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म का भी वाष्प दाब चाहिए और डाइक्लोरोमेथेन का भी वाष्प दाब चाहिए, दोनों का जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, विलयन का वाष्प दाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका हिंट दे रहा हूं, खुद से करने की कोशिश करना इसको अच्छे से। चलो हिंट में क्या है, पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं, दिया है क्या दे रखा है बेटा, उसने दे रखा है क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, यानी कि P0 CHCl3 वो दे दिया उसने बेटा, कितना उसने दे दिया 200 mmHg, ये दे दिया। इसी प्रकार से P0 CH2Cl2 दे दिया, कितना 415 mmHg, ये दे दिया बेटा उसे। अब मुझे चाहिए, उसने एक और क्या दिया है, क्लोरोफॉर्म का भार दिया है और डाइक्लोरोमेथेन का भार भी दिया है और विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, तो मुझे चाहिए मोल प्रभाज। क्या चाहिए बेटा, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल चाहिए होते हैं, तो मैं निकाल रहा हूं बेटा, मैं निकाल रहा हूं CHCl3 का मोलर द्रव्यमान, पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं।
मोलर द्रव्यमान, CHCl3 का मोलर द्रव्यमान। कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12, हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 35 से 105 होता है, 0.5 की 3 में तो 1.5, 105 मतलब 106.5, 106.5 प्लस 13 जोड़ देंगे हम इसमें, 106 और 13 19, तो 119.5 ग्राम प्रति मोल क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान आ जाएगा, 119.5 ग्राम प्रति मोल, राइट। ऐसे CH2Cl2 का आप क्या निकाल लोगे, मोलर द्रव्यमान निकाल लोगे बेटा, समझ रहे हो बात को। ऐसे क्या निकाल लोगे, CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान। कार्बन के एक परमाणु का भार 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 2 का 2, Cl का 35.5, कितने Cl है बेटा 2, तो 35 दूनी 70, 0.5 दूनी 1, 71, 71 और 12 कितना होता है बेटा 83, 83 और 2 85, तो इसका कितना आ जाएगा 85 ग्राम प्रति मोल। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल है बेटा, ये समझने पड़ेंगे आपको, लिखना पड़ेगा, लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब अच्छे से क्लियर होंगे आपको। इससे आसान तरीके से और नहीं बताया जा सकता, इसलिए आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान भी है, मोल चाहिए, तो मुझे पता है कि भाई भार भी पता है मुझे, इसका मोलर द्रव्यमान भी पता है, तो मोल्स बराबर क्या होते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ CHCl3 वो होगा भार बटे बताओ भाई, भार बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, भार कितना है बेटा क्लोरोफॉर्म का 25.5, अरे है ना, बताओ ये रहा। मोलर द्रव्यमान कितना है 119.5, कैलकुलेशन करना आएगा 0.21, कितने मोल्स आ जाएंगे क्लोरोफॉर्म के 0.21 बेटा। इसी प्रकार से मैं लिख रहा हूँ डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार कितना है 40, मोलर द्रव्यमान कितना है 85, कैलकुलेशन करोगे तो 0.47 आ जाएगा, 0.47 सही है क्या, जल्दी बताओ, 0.47 आ जाएगा बेटा, आ गया। अब मुझे इसके भी मोल पता है, इसके भी मोल पता है, कुल मोल निकाल लेते हैं। कुल मोल कैसे निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कुल मोल कुल मोल होंगे बेटा NCHCl3 प्लस NCH2Cl2, इसके कितने 0.21, इसके कितने 0.47, ऐड करो तो 0.68 आ रहा है नहीं, कुल मोल भी आ गया हमारे पास। चलिए तो अब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 का मोल प्रभाज, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल ऊपर रखते हैं और डिवाइड करते हैं कुल मोल से, कुल मोल, राइट। तो मोल, इसके मोल कितने थे 0.21, कुल मोल कितने 0.68, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 21 और नीचे 68। अब क्या करें, डायरेक्ट आप क्या कर लो बेटा 21 पे 68 का पहाड़ा पढ़ लो, चलेगा नहीं, पॉइंट लगा तो 0, 7 से 21 3 बार चल जाएगा बेटा, 8 या 24 का 4 का सिल्को 2 6 18 और 18 और 2 20, 18 में से 4 गए बेटा 6 बचेगा, यहाँ 0 में 0 6 ही बच जाएगा बस। फिर क्या करो, फिर 0 उतार लो, अभी भी नहीं चलेगा 0 लगा उतार लो 0, तो 2 डिजिट तक चला लो बस, कितना आ गया 0.30, इसका मोल इसका मोल प्रभाज क्लियर है बेटा, इसका मोल प्रभाज कितना आ गया 0.30। इसी प्रकार मैं मोल प्रभाज निकाल लूंगा फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, इसका मोल प्रभाज निकाल लो, कितना आएगा बेटा मोल प्रभाज मतलब मोल्स अपॉन कुल मोल कितने 0.68, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ऊपर 47 नीचे 68, तो अब क्या करो 47 पे 68 का टेबल पढ़ लो, चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारोगे 0, अब चल जाएगा, 7 चौकटे 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, ज्यादा हो जाएगा तो 7 छिंग 42 6 बार चल जाएगा, 8 छिंग 48 का 8 का सिल को बेटा कितना होगा 4, 6 छंग 36 और 4 40, ठीक है, कितना बच जाएगा 62, फिर क्या करो 0, अब कितनी बार 48 7 चौक 48, 7 का पहाड़ा अगर हम पढ़े तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 नीम 63, तो 7 अट्ठे 8 बार चल जाएगा बेटा, तो कितना आएगा आंसर हमारा 0.68, कितना आने वाला है 0.68।
तो बराबर हमारा आंसर आ रहा है बेटा 0.68 इतना मोल प्रभाज। अब दोनों के मोल प्रभाज लिखे, अब राउल्ट के नियम लगा दो। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या है राउल्ट का नियम बेटा? पीएस बराबर पी ए नॉट जीटा ए प्लस पी बी नॉट। जीटा ए क्या है हमारा? हम ए की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो पीएस बराबर होगा बेटा पी नॉट सी एच सी एल थ्री इंटू 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 क्या होगा जल्दी बताओ? इंटू जीटा सी एच सी एल थ्री प्लस पी नॉट सी एच टू सी एल टू इंटू जीटा सी एच टू सी एल टू। क्या आपके पास पी नॉट सी एच है? सी एच सी एल थ्री चेक करो बेटा। देखो हमारे पास है ना पी नॉट सी एच सी एल थ्री 200 एमएमएच, पी नॉट सी एच टू सी एल टू भी है 415 एमएमएच, है या नहीं है? अब मेरे पास बेटा ध्यान से देखना बेटा, अब मेरे पास ये मोल प्रभाज भी है सी एच सी एल टू रहा और पी नॉट भी है और ये भी है मेरे पास, तो पी एस निकल के आ जाएगा। इस फॉर्म वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन तो देखो आपको भी करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस करो ना। ठीक है, अगर जो आंसर आएगा वो कमेंट करके बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, आगे चले चलो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम मोल इनवर्स में घोला जा गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? भाई उसने क्या क्या दे दिया वो लिख लेते हैं। दिया है उसने दे दिया बेटा हमारे पास किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन मतलब पी नॉट, पी नॉट दे दिया। कितना दे दिया बेटा? 0.850। फिर आपने क्या कहा? 0.5 ग्राम कोई अवाष्पशील, तो स्मॉल डब्ल्यू होगा, लिखते चल रहे हैं 0.5 ग्राम कोई अवाष्पशील पदार्थ, लिखते चल रहे हैं बेटा। अवाष्पशील पदार्थ है जिसकी वाष्प नहीं बनती तो वो विलय होगा ना, और विलय के भार को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। विद्युत अपघट्य को 39 ग्राम बेंजीन, बेंजीन तो विलायक है, तो विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से कितना है बेटा? 39 ग्राम। मोलर द्रव्यमान भी दे दिया, मोलर द्रव्यमान मतलब कैपिटल एम 78 ग्राम प्रति मोल, यानी कि मोल इनवर्स में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन प्राप्त हो उसका वाष्प दाब आया 0.845 बार। आया क्या? हाँ, तो वो कह रहा है ठोस का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम निकालना है भैया। अब हमने लिखवाया था आपको जब कोई अवाष्पशील पदार्थ यानी कि जब कोई अवाष्पशील जिसकी वाष्प नहीं बनती उसके लिए राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम लिखवाया था बेटा। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा राउल्ट के नियम का, सबसे पहले वो लेक्चर देखें तभी तो न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, जब थ्योरी समझ में आ गई होगी। राउल्ट के नियम से हमने पढ़ा था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू गुना कैपिटल एम, स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। लिखवाया था क्या फॉर्मूला? जल्दी बताओ, स्टार्टिंग में लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था भाई, लिखा था। तो देखो पी नॉट भी है, पी एस भी है, स्मॉल डब्ल्यू भी है, कैपिटल एम भी है, कैपिटल डब्ल्यू भी है, स्मॉल एम निकालना है यहां से। तो पी नॉट कितना है बेटा? 0.850 माइनस 0.845, अरे है नहीं बताओ जल्दी से, ये रहा, अपॉन 0.850 बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा? स्मॉल डब्ल्यू है 0.5, कैपिटल एम कितना है? 78 अपॉन स्मॉल एम मुझे फाइंड आउट करना है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा? 39। तो चेक करो अगर तुम समझदार हो, 39 दूनी 78, जल्दी बताओ 39 दूनी 78, पॉइंट हटा एक जो नीचे आ जाएगी बेटा, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? चेक करो, अब यहां से घटा लेते हैं। 850 में से 845 घटाओ तो 0.05 बचेगा। यहां क्या बचा बेटा? सॉरी 0.005 घटा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, घटा लेते हैं। मैं यहां घटा रहा हूं 0.850 0.845, 5 10 में से
10 में से बेटा 5 गया 5 बचा, यहाँ 4 में 4 गया 0, यहाँ 8 में से 8 गया 0, तो कितना बचेगा 0.005, यहाँ कितना बचेगा 0.850, यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ बताओ 5 गुना 2 बटे स्मॉल m गुना 10, ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 है, 10 से 10 खत्म। अब मुझे बताओ मुझे m निकालना है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो ऊपर 5 बचा, नीचे 850, यहाँ ऊपर 1 बचा और नीचे m, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करो क्रॉस, m की गुना इसमें कर दो, 5m बराबर होगा 850, होगा या नहीं होगा, यहां कर रहा हूं बेटा, तो m बराबर कितना होगा बेटा 850 बटे 5, तो कितना आ जाएगा 5 5 एकम 5 3 35 हो गया, 5 7 35, 170 ग्राम प्रति मोल, 170 ग्राम प्रति मोल आ रहा है बेटा, समझ में आया न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, वैल्यू पुट करी, जो वैल्यू दे रखी वो पुट करी। चले आगे, चलिए इसे नोट कर लेना अच्छे से, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है 114 ग्राम ऑक्टेन है, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय आ गया तो आपको बताइए कौन सा नियम लगने वाला है, मोलर द्रव्यमान है 40 ग्राम मोल इनवर्स, जो अवाष्पशील है उसका मोलर द्रव्यमान दे दिया, यानी कि स्मॉल m कि कितनी मात्रा घोली जाए, मुझे मात्रा बतानी है अवाष्पशील की कितनी मात्रा घोलूं जिससे कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए, 80% रह जाए, घटने के बाद कितना रह जाए 80% रह जाए, समझ लो, यानी कि मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ऑक्टेन है जिसका मुझे वाष्प दाब नहीं पता, वो कह रहा है इसमें कितना अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा मिला दी जाए जिससे इसका वाष्प दाब घट के कितना रह जाए 80% रह जाए। तो अब मुझे इसका क्वेश्चन निकालना है, भाई उसने ऑक्टेन का वाष्प दाब नहीं दिया ना, तो मुझे मानना पड़ेगा, अब ऑक्टेन जो कि विलायक है तो मैं मान सकता हूं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना ऑक्टेन का वाष्प दाब मान लो P नॉट है बेटा, ऑक्टेन का वाष्प दाब कितना है P नॉट, तो उसने विलयन का 80, भाई जब उसमें कोई हमने अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया बेटा तो वो विलयन बन गया होगा, और विलयन का जो वाष्प दाब वो 80% घट गया होगा, तो विलयन का वाष्प दाब निकालते हैं विलयन का वाष्प दाब, तब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब जिसे PS बोल दूं, PS कितना P नॉट का 80%, भाई P नॉट का 80% निकालो, तो P गुना 80%, 80 बटे 100, P नॉट का 80% निकालूंगा ना, भाई ऑक्टेन का ही तो घटा होगा, देखो जब हमने ये ऑक्टेन का वाष्प दाब है, हमने मान लिया P नॉट है, मैंने इसके अंदर वाष्पशील पदार्थ घोल दिया तो इसका 80% घट गया, नहीं घट गया, तो ऑक्टेन का तो घटा होगा, कितना परसेंट घटा 80%, तो मैंने P नॉट का 80% निकाल लो, आ रही है कुछ बात समझ में, हाँ P नॉट का क्या निकाल लो 80%, तो PS हमें मिल गया, P नॉट हमें मिल गया, क्लियर है। अब क्या करें बेटा, अब हमें ऑक्टेन का भी अणुभार चाहिए, उसने दिया है विलय का अणुभार यानी कि अवाष्पशील विलय का अणुभार, तो स्मॉल m दे दिया बेटा, उसने कितना दे दिया 40 ग्राम मोल प्रति मोल, मुझे चाहिए ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान, ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12 गुना कार्बन कितने 8 प्लस हाइड्रोजन का एक गुना है कितने 18, तो 12 अट्ठे भाई 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 प्लस 18 जोड़ोगे तो 114 आ जाएगा भाई ग्राम प्रति मोल। एक और चीज दे दी 114 ग्राम ऑक्टेन यानी कि कैपिटल W, ये तो कैपिटल M था बेटा, ये क्या था हमारा कैपिटल W भी दे दिया कितना 114 ग्राम, सारी वैल्यूज है। तो अब मैं क्या करूं बेटा, ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूं, राउल्ट का नियम लगा दो, राउल्ट के नियम से स्मॉल w निकालना है, राउल्ट के नियम से P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर स्मॉल w गुना कैपिटल M, स्मॉल m गुना कैपिटल W, और यहां से फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल w निकालना है, मैं क्या निकालना है ऐसा में बेटा स्मॉल w, तो चेक करो P नॉट तो P नॉट ही है,
पीएस कितना है 80%, 80/100 किसका है, पी नॉट का, बटे पी नॉट। यहां कितना है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू निकालना है। कैपिटल एम कितना था 114, स्मॉल एम कितना है 40 गुना कैपिटल डब्ल्यू भी कितना है 114। ठीक है, 114 से 114 खत्म, खत्म है ना। 100 की गुना पी नॉट में करो तो 100 पी नॉट माइनस 80 पी नॉट बटे अपॉन में आ जाएगा बेटा 100 पी नॉट, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बराबर यहां क्या बचा स्मॉल डब्ल्यू बटे 40। 100 में से 80 गया, कितना बचेगा 20 पी नॉट बटे 100 पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट खत्म, 10 से 10 खत्म। यहां क्या बचा बेटा डब्ल्यू बटे 40 बचा ना। तो अब चेक करो बेटा, यहां बचा 2/10 और यहां बचा बेटा डब्ल्यू बटे 40। तो डब्ल्यू बराबर मैं लिख सकता हूं 2 गुना 40/10, इस 0 से 10 खत्म, तो डब्ल्यू बराबर 4 दूनी 8 ग्राम। तो 8 ग्राम डालने से विलयन का वाष्प दाब कितना परसेंट रह जाएगा, 80% रह जाएगा। समझ रहे हो बात, 80% घटेगा तो 20% ही रह जाएगा ना। क्लियर है बात, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। न्यूमेरिकल कितने ग्राम मात्रा डालनी है हमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ की बेटा, 8 ग्राम मात्रा डालनी है। तो उसका जो ऑक्टेन का जो वाष्प दाब है वो घटकर कितना परसेंट, मोल का कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। समझ में आ गया बात न्यूमेरिकल, बहुत अच्छा। आगे चले, चले बेटा आगे चले। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन खुद से करना है आपको, बस मैं हिंट दूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 ग्राम विलेय मोलर द्रव्यमान 100 ग्राम मोल इनवर्स है, तो 180 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब में कितना अपेक्षिक अवनमन होगा। तो हमें बताना है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये फाइंड आउट करना है। अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है बेटा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और वो किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाव। अभी तो लिखा था स्मॉल डब्ल्यू गुना कैपिटल एम, स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। ये मुझे निकालना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मुझे निकालना है। यही तो है पूरा का पूरी टर्म्स वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। स्मॉल डब्ल्यू देखो कितना है 10 ग्राम, कैपिटल एम कितना है बेटा, कैपिटल एम कौन है, कैपिटल एम जल है, जल का अनुभार कितना होता है 18, जल का स्मॉल एम कितना बेटा अनुभार 100 ग्राम मोल इनवर्स गुना कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा 180 ग्राम। देख लो वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं, देखो इस 0 से 0 खत्म, 18 से 18 खत्म, तो 1/100 आ जाएगा और 1/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.01, इतना आ जाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक। क्लियर है, कर लोगे, हाँ खुद करना है बेटा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, हेप्टेन एवं ऑक्टेन, हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18। एक आदर्श विलयन बनाते हैं 373 केल्विन पर, दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रम से, दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रम से 105.2 किलो केल्विन किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। 26 ग्राम हेप्टेन 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। यानी कि जब हमने दोनों को मिला दिया तो उस मिश्रण का वाष्प दाब बताओ कितना होगा। तो मुझे विलयन का वाष्प दाब भी तो निकालना है। तो पिछले ऐसे क्वेश्चन करे या नहीं करे हमने, जो विलयन का वाष्प दाब निकाला हमने, बस अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है मैं इसका भी हिंट दे रहा हूं, खुद ही करना है आपको। हाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। दिया है, उसने दिया बेटा हेप्टेन और ऑक्टेन का वाष्प दाब, तो मैं बोल सकता हूं PC17H16 पी नॉट, वो कितना दिया बेटा, जल्दी बताओ कितना दिया है, वो दिया है 105.2 किलो पास्कल दिया है। पी नॉट C8H18 ऑक्टेन का जो वाष्प दाब दिया है वो कितना दिया बेटा 46.8 किलो पास्कल दे दिया इतना। और क्या दिया बेटा 26 ग्राम हेप्टेन है और 35 ग्राम ऑक्टेन, तो हेप्टेन का भार कितना दिया है भाई 35 ग्राम, सॉरी 26 ग्राम, 26 ग्राम। ऑक्टेन का भार वो कितना दिया बेटा 35 ग्राम।
दिया है ना। अब इनका हमें क्या निकालना है बेटा, हाँ मोलर द्रव्यमान, क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो हेप्टेन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकाल लो भाई। मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो कार्बन के एक परमाणु का भार बेटा होता है 12 × 7, हाइड्रोजन का 1 × 16, तो 12×6 72, 12×7 = 84, 84 + 16, तो फाइनली कितना आ जाएगा 100 ग्राम मोल इनवर्स। तो हेप्टेन का जो है ना बेटा वो मोलर द्रव्यमान आ गया 100 ग्राम मोल इनवर्स। ऑक्टेन का तो अभी निकाला था पिछले न्यूमेरिकल में, तो ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान अब तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, कितना आया था 114 ग्राम मोल इनवर्स। सही है भाई। अब मुझे इनके मोलर मास भी पता है और बेटा भार भी पता है, तो मोल से निकाल सकता हूं। तो ऑक्टेन के मोल, ऑक्टेन के मोल बराबर होगा भार बटे मोलर द्रव्यमान। ऑक्टेन का भार कितना बेटा 35, तो 35 बटे 114 मोल निकाल लोगे। ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, हेप्टेन के मोल निकालने हैं। हेप्टेन के मोल ये लगभग आएगा बेटा कितना, मोल क्या होगा हेप्टेन का भार, हेप्टेन का भार है 26 बटे 100, तो ये कितना आएगा 0.26, 100 से डिवाइड करोगे मोल निकल के आ गए। कुल मोल निकाल लेना, कुल मोल, और जैसे कुल मोल निकाल लोगे तो अब आप मोल प्रभाज निकाल सकते हो, कुल मोल दोनों को जोड़ देना, ठीक है। अब आप क्या निकाल सकते हो बेटा, जैसे कुल मोल निकाल लोगे जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी कुल मोल की, तो मैं निकाल सकता हूं। चलो मैं करके दिखा रहा हूं आपको, चलो मैं करके दिखा रहा हूं। आप क्या करें, 35 पे 114 का पहाड़ा पड़े, नहीं चलेगा पॉइंट लगा उतारो, 3 बार चल जाएगा 0.3, 4×12 का 2 का सिल्को, 1 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, 342, 8 बच गया, फिर जीरो उतार लिया, जीरो लगा के उतार लीजिए, बस हमें तो केवल दो डिजिट पे चलना था। तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.30, कितनी आ गई 0.30। अब मेरे पास ऑक्टेन के मोल है, हेप्टेन के मोल है, तो कुल मोल निकाल लो। कुल मोल बराबर होंगे बेटा 0.30 प्लस 0.26, तो फाइनली आ जाएगा 0.56, ये कुल मोल आ गए। अब कुल मोल आपके पास है तो मैं मोल प्रभाज निकाल सकता हूं। मान लीजिए मोल प्रभाज निकालना है ऑक्टेन का, मोल प्रभाज ऑक्टेन का, ऑक्टेन के मोल कितने बेटा, ऑक्टेन के मोल 0.30 बटे कुल मोल, कुल मोल कितना होगा 0.56, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 30 और नीचे 56, कितना मिलेगा बेटा 56 है नीचे, 2 से काट लो, 2 से काट लो, ऊपर 15 बचेगा, नीचे 28 दूनी 56, तो 15 पे 28 का टेबल पढ़ो, चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारो, 30 चौक 120 होता है, 30 पंजे 150, तो 30 पंजे 150, 5 बार चल जाएगा बेटा, ठीक है 0.5, तो 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल को 4, 5 दूनी 10 और 4 10 और 4 14, 140, 10 बच गया, फिर पॉइंट लगा उतार लीजिए, फिर कितनी बार चलेगा 3 बार, तो कितना आया हमारे पास इसका मोल प्रभाज बेटा 0. कितना आ रहा 53, 0.53। इसी प्रकार हम किसका मोल प्रभाज निकाल लेंगे, देखो इसी प्रकार हम निकाल लेंगे बेटा हेप्टेन का मोल प्रभाज। तो हेप्टेन, हेप्टेन का मोल प्रभाज, हेप्टेन के मोल है 0.26 अपॉन कुल मोल, कुल मोल कितने 0.56, पॉइंट से पॉइंट हट गया बेटा, तो ऊपर 26 और नीचे 56, तो अब क्या करूं मैं 26 पे 56 का पहाड़ा, यानी कि 2 से काट दो तो 13, 2 से काट दो 28, तो 13 पे 28 का पहाड़ा पढ़ो, चलेगा नहीं, पॉइंट लगा उतारो की, अब चलेगा 30 चौक 120, 4 बार चल जाएगा बेटा, 8 चौक 32 का 2 का हासिल को बेटा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112, कितना बच गया बेटा 18 बच गया, फिर पॉइंट लगा उतार लो 0। अब कितनी बार चल जाएगा 30 चौक 120, 30 पंजे 150, 30 छंग 6 बार, तो फाइनली 0.46, इतना आ गया मोल। दोनों के मोल पता चल गए, दोनों क्या पता चल गया आपको, मोल प्रभाज पता चल गया। अब मैं लगाऊंगा राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से बेटा ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल करा दी, इसलिए मैं स्पीड से करा रहा हूं क्योंकि 2-3 न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं। राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना, पीएस बराबर होगा पी नॉट ऑक्टेन
या हेप्टेन जो भी लिख रहे हो, हेप्टेन लिख लेते हैं, इनटू जीटा हेप्टेन यानी कि हेप्टेन का मोल प्रभाज प्लस पी नॉट ऑक्टेन गुना यानी कि जीटा ऑक्टेन, जीटा ऑक्टेन। अब आपके पास बेटा पी नॉट हेप्टेन भी है, जीटा हेप्टेन भी हमने निकाल लिया, पी नॉट ऑक्टेन भी है, जीटा ऑक्टेन भी निकाल लिया, तो यहां से विलयन का क्या निकाल सकते हो, वाष्प दाब निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया बहुत अच्छे से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, इनके आंसर भी आपको बेटा कमेंट करने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।